अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसको जो है वो हमने डिस्कस करना है कि इस साल जो पेपर पैटर्न है वो क्या होने वाला है और आप लोगों को तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। और प्लस आज का जो लेक्चर है उसके अंदर जो केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे ताकि कुछ प्रैक्टिस हो और आपको अंदाज़ा हो कि किस तरीके से इन एमसीक्यूज़ को आपको सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर डिटेल्स की बात करें, सो व्हाट इज़ द पैटर्न, पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द पेपर पैटर्न। तो देखो, हमारे पास हमारा पेपर जो है वो 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए है, ठीक है, और सेक्शन ए की सबसे पहले अगर बात करें तो सेक्शन ए के अंदर टोटल जो है वो ये एमसीक्यूज ही हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और अब जाहिर सी बात है, मॉडिफाई होने के बाद जो हमारे पास पैटर्न आया है उसके अंदर आप देखेंगे तो अभी कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूरेशन नहीं है, बस यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन लिखा हुआ है और वो 2 घंटे का है। इसका मतलब ये है कि आपको दोनों पेपर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एमसीक्यूज के लिए कोई अलग से टाइम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज हैं सिर्फ, और जो है वो 43 मार्क्स का है और टोटल एमसीक्यूज भी 43 हैं, सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं और हर एक जो है वो 1 नंबर का है। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो सबसे पहली बात ये कि टोटल यहाँ पर कितने एमसीक्यूज हैं। टोटल यहाँ पर एमसीक्यूज हैं 43। तो टोटल मार्क्स कितने हुए, टोटल मार्क्स भी हमारे पास हो जाएंगे 43, ठीक है ना। और कोई एग्जैक्टली टाइम इसके लिए गिवन नहीं है, यानी कि अगर हम सेक्शन ए करते हैं तो 43 एमसीक्यूज हैं और इसके लिए हमें कोई एग्जैक्ट टाइम अलाउड नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ 2 घंटे का टाइम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप एमसीक्यूज में जितना टाइम लगाओ लगाओ, नो प्रॉब्लम। पेपर 2 के अंदर बस आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि ये जो 43 एमसीक्यूज हैं आप उसको आधे घंटे में करें और बाकी का जो 1.5 घंटा है वो आप बाकी सेक्शंस को दें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो जाएगा सेक्शन ए पूरा आफ्टर 43 एमसीक्यूज। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन है इसके अंदर और आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और उसके लिए आपके पास चॉइस अच्छी खासी है यहाँ पर, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और 5 नंबर का एक है, तो टोटल जो है वो 25 हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर सेक्शन बी की, ठीक है ना, इधर डिस्कस करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास सेक्शन बी। तो सेक्शन बी कंसिस्ट कर रहा है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। और टोटल कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास यहाँ पे 10। एंड हाउ मच हमें अटेम्प्ट करने हैं, तो याद रखिए हमें उसमें से अटेम्प्ट करने हैं कोई से 5। और अगर बात की जाए कि कितने मार्क्स बने, तो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि 5 और, ठीक है ना, कितने क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 25 मार्क्स। यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो सेक्शन बी के लिए टोटल मार्क्स जो है वो 25 हैं और 43 यहाँ से हो गए। और बाकी अब हम एडजस्ट करेंगे हमारे जो मार्क्स हैं उनको सेक्शन सी के अंदर। और सेक्शन सी ऑब्वियस ही बात है, क्या रह गया, सेक्शन सी में हमारे पास आ जाएंगे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, या जिसे हम डिटेल आंसर क्वेश्चंस कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो हमारे सामने 3 सवाल होंगे और हमें अटेम्प्ट करना होगा कोई एक। बेहतरीन किस्म की चॉइस है यहाँ पे, 3 क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और 3-3 पार्ट, 2-2 पार्ट हैं उसके, एक 9 नंबर का है, एक 8 नंबर का है, यानी टोटल जो है वो 17 नंबर हो जाएंगे। तो सेक्शन सी की डिटेल भी अगर लिख लें तो सेक्शन सी जो है, जैसे कि हमने बताया, इसमें लॉन्ग या डिटेल्ड आंसर्स क्वेश्चंस हैं, लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, कहने का मकसद है रटने वाली कहानी है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 3 और हमें उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा चॉइस है, हमें अटेम्प्ट करने हैं उसमें से कोई सा एक। और बात यह है कि अगर हम यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करें तो 2 पार्ट्स हैं, टोटल मार्क्स जो है वो 2 पार्ट हैं, एक पार्ट जो है वो 8 नंबर का है, एक पार्ट जो है वो 9 नंबर का है। तो टोटल यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 17 मार्क्स और एक ही क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है, तो एक ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो गए सेक्शन ए के 43, सेक्शन ए के, सेक्शन बी के हो गए 25, और जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से था कि सेक्शन सी कम से कम होना चाहिए, तो आप देख लीजिए ये हमारे पास टोटल सेक्शंस की
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है 43, 25 एंड 17, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या है केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न। नाउ अब बारी है डिस्कस करने की अबाउट द एमसीक्यूज। 43 एमसीक्यूज हैं, तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास तो ये आ रहा है केमिस्ट्री पेपर 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर, और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन, रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप रखते हैं क्योंकि स्फेयर का क्या चीज लीस्ट होता है? क्या स्फेयर का एरिया लीस्ट होता है? ठीक है ना, क्या स्फेयर का एरिया लीस्ट होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या उसका वॉल्यूम लीस्ट होता है? अगर एरिया लीस्ट होगा तो वॉल्यूम भी लीस्ट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो मिक्सअप बात हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और लेंथ भी नहीं होती है, स्फेरिकल शेप के अंदर लेंथ होती ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो याद रखो, ये हम लोगों ने सरफेस टेंशन वाले टॉपिक के अंदर स्टडी किया था कि रेन ड्रॉप के अंदर जो सरफेस टू वॉल्यूम का रेशियो होता है वो कम से कम होता है। इस वजह से जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप ले लेता है ताकि सरफेस टू वॉल्यूम का रेशियो कम से कम रहे। क्वेश्चन नंबर 2, द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन डिस्क्राइब। अगर हम बात करें क्वांटिटीज की जो रिलेशन होता है जिसमें हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी रिलेशनशिप का नाम नहीं है, परसेंटेज कंपाउंड किसी रिलेशनशिप का नाम नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन एक रिएक्शन का नाम है। इतने आसान एमसीक्यूज मिल रहे हैं कि आप सीधा सीधा, अगर आपको डेफिनेशन भी याद हो तो आप उसको कर सकते हो। तो टिश्योमेट्री जो है वो बेसिकली क्या है? वो है क्वांटिटीज का रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है 870.0 हैव कितने? 870.0 क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिखा हुआ है 870.0। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? क्वेश्चन के अंदर मेंशन ये है कि हमें इसमें देखना है कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो रूल्स अगर हम देखें तो रूल्स के मुताबिक सबसे पहली बात, सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो तो होते ही सिग्निफिकेंट है, यानी कि 8 सिग्निफिकेंट है, यानी कि 7 सिग्निफिकेंट है। जीरो, वो जीरो जो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा हो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, और पॉइंट के बाद वाले जो जीरोज हैं वो हमें बताते हैं कितना एक्यूरेट है या कितनी सर्टेनिटी है हमारे आंसर में, तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। याद रखिए, मैंने रूल्स में भी समझाया था कि वो तमाम के तमाम जीरोज जो डेसिमल के बाद मौजूद होते हैं वो एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं, इसका मतलब वो भी सिग्निफिकेंट है। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4, 8 भी सिग्निफिकेंट, 7 भी, 0 भी और ये भी 0, इसका मतलब यहाँ पर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Okay, next question number 4, the number of orbitals in a shell can be determined by the formula. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो किसी शेल के अंदर होते हैं उसको हम किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं? ठीक है ना, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे हम मालूम कर सकते हैं। बेसिकली वो फॉर्मूला है 2l+1। 2l+1 के जरिए हम किसी भी शेल के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं जल्दी से आपको समझा दूं तो आप थोड़ा सा और क्लियर कर लोगे। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था? यह है क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से समझाता हूँ। अगर हम बात करते हैं हमारे पास के शेल की, एल शेल की, एम शेल की, एन शेल की, तो इसके लिए एल की वैल्यू होती है 0, 1, 2 और 3, इस तरीके से होता है। और फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है? फॉर्मूला मैंने आपको बताया यहाँ पर 2l+1। तो अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 2l+1 से, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? पहले के लिए 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, यानी कि टोटल एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ये आ गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। तो एक ऑर्बिटल होता है, जाहिर सी बात है, और वो ऑर्बिटल सिर्फ कौन सा होता है? वो ऑर्बिटल होता है हमारे पास s। इस तरीके से अगर 1 पुट करेंगे l की जगह पे तो 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएंगे 3। 3 का मतलब हो गया कितने ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि जो p है उसके अंदर 3, जो हमारे पास सेकंड वो है यानी कि l शेल है उसके अंदर हमें 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं। फिर इसी तरीके से 2 इंटू 2 4, 5 होते हैं एंड देन 7। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, s⁻², सल्फर है उसकी पावर -2 है, जिसका एक्चुअल एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? तो पहली बात ये समझनी है आपने कि व्हाट इज मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो वैसे तो नाम से ही जाहिर है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होनी चाहिए। अच्छा, सल्फर के बारे में इन्होंने क्या बात बताई है? सल्फर की खास बात यह है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हुए हैं, और वैसे एटॉमिक नंबर जो है वो 16 होता है, वैसे एटॉमिक नंबर जो है वो 16 होता है, तो 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो ऐड हुए हैं यहाँ पे हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑप्शन में से ये देखना है कि किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सोडियम के पास होते हैं कितने? 11 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो एक कम हुआ हुआ है, तो इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। आंसर सही नहीं है। अगर इधर फ्लोरीन के अंदर देखा जाए तो वैसे 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बात भी सही नहीं होगी। अगर पोटेशियम को देखें तो यहाँ पर 19 है और एक कम हुआ हुआ है, तो ये हो जाएंगे 18। आ गया ना हमारे पास आंसर? यही हमारा आंसर है कि पोटेशियम के अंदर भी 18 है और हमारे पास जो सल्फर है उसमें भी 18 है। सो राइट आंसर इज दिस। So question number 6, the most of the radiations coming out from pitch blende were, ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है, उसमें सिंपल सा आंसर ये है कि जो ज्यादातर रेडिएशन उस वक्त पिच ब्लेंड से निकल रही थी वो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स ही थे ज्यादातर जो पिच ब्लेंड से जो है वो निकल रहे थे जब हेनरी बेकरल जो है वो स्टडी कर रहा था हमारे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ईथीन यानी कि C2H4 मॉलिक्यूल, कितने जो है वो यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे जो कि आ रहे होते हैं हमारे पास ईथीन में। ठीक है ना, ईथीन आपको पता है क्या होता है, C2 और H4। तो पहले मैं स्ट्रक्चर देख लूँ इसका 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा हमारे पास, इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ईथीन की बात ये है कि C2H4 होता है, तो ये हो जाएगा 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है ना, और कितने आ गए यहाँ पर H 1 2, ठीक है ना, C2H4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक एक जो है वो हाइड्रोजन आ गया, इधर भी एक हाइड्रोजन आ गया। तो अभी कितने जो है वो बॉन्ड्स फ्री हो गए इसके, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि यहाँ पर कितने जो है वो पाई बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं और कितने जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। तो याद रखो यहाँ पर टोटल अगर काउंटिंग करें तो ये एक सिग्मा बॉन्ड आ गया हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड आ गया, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड आ गया, ये चौथा, और एक डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कि 5 जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, और एक जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो एक्चुअली कौन सा बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब एक जो है वो पाई बॉन्ड है और 5 जो है वो हैं सिग्मा बॉन्ड्स। तो आंसर सिर्फ हमें देखना है कौन सा आंसर सही रहेगा। 5 पाई बॉन्ड्स एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड इज द राइट आंसर, यानी कि पहला वाला ही सही है, बाकी सब आप देखेंगे तो गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर लीनियर है, 180 डिग्री पर है। तो या तो आपको याद होना चाहिए या फिर आप सबके स्ट्रक्चर जो है वो बना के देख सकते हो। जैसे मीथेन तो हरगिज लीनियर नहीं है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है इर्द गिर्द है, और नाइट्रोजन का भी नहीं है, ठीक है ना, और BF3 का भी नहीं है। बल्कि अगर आप इसका बनाओगे ना C2H2 का, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर C2H2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आ जाएगा, H2 ही आ रहा है ना, तो एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कितने बॉन्ड्स और जो है वो कार्बन को बनाने हैं, 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो जाहिर सी बात है जो एसिटाइलिन है, इथाइन है, उसके अंदर आप क्या देखेंगे, उसके अंदर जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर आता है, यानी कि जो एंगल बन रहा होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्रीज का। इस वजह से हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा C2H2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9, आइस फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज, क्या है उसकी डेंसिटी, आइस क्यों फ्लोट करती है, क्यों तैरती है पानी के ऊपर। तो सीधी सी बात यह है कि उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम होनी चाहिए। देखो अगर ग्रेटर होगी तो वो डूब जाता, ऑल ऑफ देम तो खैर बिल्कुल ही बेकार सी बात है, इक्वल में भी नहीं होता। आइस इस वजह से फ्लोट करती है क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम है। एनॉर्मलस एक्सपेंशन होती है, जब पानी जो है वो बर्फ बनता है तो वो फैल जाता है, और जब वो फैल जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब डेंसिटी कम हो जाती है, इस वजह से आइस फ्लोट करती है ऑन टॉप ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 10, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इज इक्वल टू, अगर जो है वो चेंज नहीं हो रहा हमारे पास वॉल्यूम, तो जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो किसके बराबर होती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो 2 हिस्सों में कन्वर्ट होती है। एक तो चेंज आता है इंटरनल एनर्जी के अंदर, और दूसरा सिस्टम करता है वर्क डन, और वर्क डन का मतलब होता है P डेल्टा V, और यहाँ पर आती है हमारे पास एनर्जी, और ये आ गया हीट एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे कह रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कह रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है,
वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये फैक्टर पूरा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जितनी भी हम हीट देंगे सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में। तो राइट आंसर होगा हमारे पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के अंदर इजाफा होगा, सीधा सीधा चेंज आएगा, ठीक है ना। इक्वल टू पूछा है ना, इस वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब आप जानते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो उसके क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो वॉल्यूम, क्वांटिटी बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, एनर्जी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सिर्फ बात यह है कि यहाँ पर एक ही क्वांटिटी है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और वो है डेंसिटी, जो कि उस पर डिपेंड नहीं करती है। मास बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम यानी कि पीवी, तो इसकी डायमेंशन क्या है, पीवी की डायमेंशन क्या होती है। प्रेशर को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दें तो उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो एक सिंपल सा तरीकेकार है उसको याद रखने का। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो पीवी है वो एक्चुअली यहाँ पे किसके बराबर है, वो यहाँ पर आ रहा है वर्क के बराबर, ठीक है ना। और वर्क का दूसरा ही नाम होता है एनर्जी। पीवी जो है वो वर्क डन की तो बराबर है, डेल्टा तो चेंज को जाहिर कर रहा था। इसका मतलब ये जो हमारा पीवी है यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली किसको शो करता है, वो एक्चुअली शो करता है एनर्जी को। इस वजह से उसकी जो डायमेंशन है वो भी होती है डायमेंशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द रिएक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी, अगर रिलेशन देखा जाए तो कितना आ रहा है, क्या के सी ग्रेटर है लेस है। तो वैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो के सी है वो लेस देन है के पी के। क्यों लेस देन है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे रिएक्शन क्या है, यहाँ पे N2 और 3H2, N2 और 3H2, N2 और 3H2, 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। क्या रिएक्शन है हमारे पास, N2 3H2, N2 प्लस 3H2, और रिएक्शन क्या बन रहा है, रिएक्शन बन रहा है हमारे पास 2NH3, 2NH3, ठीक है ना। इस रिएक्शन के तहत अगर मोल्स की तादाद देखें तो आप देख लीजिए जो रिएक्शन पता चलता है हमें के सी के पी का, वो पता चलता है नंबर ऑफ मोल्स से। यहाँ पे इसका 1 मोल है, यहाँ पे इसके 3 मोल हैं, तो यानी कि रिएक्टेंट के अंदर टोटल 4 मोल्स आ गए। और यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 2 मोल्स हैं, यानी कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी हमें मालूम करना होता है के सी और के पी के बारे में तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि चेंज कैसा आ रहा है, डेल्टा एन कैसा आ रहा है। प्रोडक्ट में से माइनस कराते हैं रिएक्टेंट को, तो 2 - 4 कराएंगे -2, और -2 जाहिर करता है जो प्रॉपर्टी आपको पता भी होगी कि के सी इज लेस देन के पी, के सी जो है वो के पी से लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन द इक्विलिब्रियम दैट PCl5 और रिएक्शन हो रहा है PCl3 Cl2 और H पॉजिटिव है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 हम चाहते हैं कि इंक्रीज हो जाए, हम चाहते हैं कि Cl2 ज्यादा बने, हम उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए तरीके तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं अगर तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोवरिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। हम प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करने का मतलब कि हम प्रेशर को जब डिक्रीज करेंगे तो अपने आप जो क्लोरीन है वो ज्यादा बनेगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। Cl3 टू द मिक्सचर ऐड करें, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर हम PCl5 को मिक्सचर के अंदर ऐड करते हैं तो नतीजे में आप क्या देखते हैं कि क्लोरीन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। सो राइट आंसर इज एडिंग PCl5 टू मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज बेसिक, तो इसमें सिंपल सा एक बेसिक सोल्यूशन है, बहुत ही कॉमन है, ये आ गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है जी। नाउ बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना नजर आ रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 और पावर -2। तो सबसे पहले जरा क्रोमियम का मालूम करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का तो निकाल लें। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 7 और -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 × 7 ये हो जाएगा बराबर -14 के। तो अब अगर मैं क्रोमियम की बात कर रहा हूँ तो मैं उसका मालूम करना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, और वो एक्चुअली -14 होगा, और ये सब बराबर आना चाहिए -2 के, ठीक है ना। ये सब किसके बराबर आना चाहिए, -2 के, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम आपको 2 नजर आ रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा x = -2 + 14, ठीक है ना।
और यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर सॉरी 14, ये आंसर आ जाएगा 12, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 हमें नज़र आ रहे हैं, तो 2 क्या हो जाएगी वैल्यू, दिस वैल्यू 12 डिवाइड बाय 6, ये हमारे पास आंसर, सॉरी 12 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्रोमियम का वो एक्चुअली होगा बराबर प्लस के 6 के, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का पता चलेगा तो क्रोमियम का अपने आप पता लग जाएगा। इसी तरीके से द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, वो क्या कहलाते हैं। तो देखो वो तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज द राइट आंसर। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स upon the number of particles of solute. Question number 18, the rate of reaction is independent of concentration of the reactant. The reaction is, अगर किसी reaction के अंदर जो rate of reaction है वो concentration of reactant पे depend नहीं करता, जब नहीं करता इस वजह से वो कहलाता है zero order। एक ऐसे reaction को कहते हैं zero order reaction। Question number 19, A catalyst is a substance which increase the rate of reaction of chemical reaction. Rate of reaction बढ़ाता है किसी chemical reaction का, जैसे कि हम जानते हैं catalyst को, but why catalyst ऐसा कैसे करता है। तो एक प्रॉपर्टी है catalyst की, प्रॉपर्टीज ऑफ catalyst के अंदर आता है कि क्या कर रहा होता है, बेसिकली ये जो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर रहा होता है, उसको लोअर कर रहा होता है, उसको कम कर रहा होता है। जब भी हम catalyst को ऐड करते हैं तो नतीजे में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इससे आसान तो नहीं मिलेगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है। हमारे पास एक चैप्टर है पूरा, वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स। 21, द पेनिट्रेशन ऑफ बीटा पार्टिकल इन एयर एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल कितने टाइम्स होती है। तो याद रखिए ये भी आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज के अंदर, अल्फा बीटा की वो होती है 100 टाइम्स। The penetration power of beta particle is 100 times. गैस एट 0 केल्विन, वो गैस जो कि 0 केल्विन पर है, अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो उसका वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। चार्ल्स लॉ के अंदर हमने ऑलरेडी स्टडी करा था इसको। क्वेश्चन नंबर 22, चार्ल्स लॉ के अंदर याद है ना हम लोगों ने ग्राफ बनाया था जब चार्ल्स लॉ का, तो पता चला था एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है और वो यहाँ पर आके कट करती है एक पॉइंट को आके कट करती है, और ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेचर चल रहा है, ये टेम्परेचर होता है यहाँ पर आके 0 केल्विन, और इधर हम वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं तो ये वो पॉइंट होता है एब्सोल्यूट जीरो जहाँ पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है। चार्ल्स लॉ में स्टडी किया था। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा हैज 0 वॉल्यूम। 23, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ये होता है। सो क्या होगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली दिखता है कि क्या रेशो बन रहा है उनका आपस में, तो यहाँ पर हमें रेशो का अंदाजा लगाना है। वैसे होता है यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्या कैंसिल होगा इधर, सिंपल सा C6H8O6, C6H8O6। तो अगर हम इसका एम्पिरिकल रिलेशन बनाए तो 2 3s are 6, 2 4s are 8 और ये आ जाएगा 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा C3H4O3। C3H4O3 is the right empirical answer, C3H4O3, this one। 24, E plus PV is called, इंटरनल एनर्जी को अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर दें, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी का सम अगर लिया जाए प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम, तो वो एक सिंपल सी वैल्यू है और वो कहलाती है एंथैल्पी। एंथैल्पी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड प्रेशर टाइम्स इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 25, द क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल्स आर। 3p ऑर्बिटल्स का जो क्वांटम नंबर है वो क्या होंगे, यानी कि प्रिंसिपल भी बताने हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बताने हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो यहां से देखिए पता लग जाता है, 3p है ना, लिख दूं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 3p की बात हो रही है, तो याद रखो ये जो होता है ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी कि n तो जो है वो बराबर हो जाएगा 3 के। अच्छा, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होते हैं वो जो है वो अगर पहले के लिए बात की जाए तो कितना हो जाता है, s के लिए होता है किस तरह से लिखूं, ऐसे कर लेते हैं, SPDF। s के लिए जो है वो 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए होता है 3। तो इसका मतलब p का मतलब यहाँ पर क्या आ गया, p आ गया हमारे पास 1। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो n 3 है और l जो है
वो 1 होगा। N3 है और L जो है वो होगा 1। N3 है और L होगा 1, N3 है और L होगा 1, यानी कि D आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो तो वो तो सीधे सीधे क्या कहलाते हैं? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका जो एनर्जी कंटेंट होता है, एनर्जी का अमाउंट होता है, वो सेम होता है। इसी तरीके से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 27 है, ये बड़ा आसान है। द नेट इंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम। जो एंथैल्पी का चेंज आ रहा है किसी केमिकल रिएक्शन, वो सेम है, वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज। किसी भी तरीके से करें, कितने भी स्टेप से करें, ये एक सिंपल सा हमारे पास लॉ है, हेसेस लॉ। हेसेस लॉ के मुताबिक यही पूरी उसकी स्टेटमेंट है। अगर आप हेसेस लॉ याद करोगे तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट याद हो जाएगी। Which of the following compound does not contain hydrogen bonding? इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? देखो, पानी में कंफर्म है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, NH3 में है, ठीक है, HF के अंदर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि जो CH4 है हमारे पास, मीथेन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। 29, in a chemical reaction equilibrium is said to have established। कब हम कहते हैं कि जो है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया है? तो इट इज द कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि इस केस के अंदर जो रेट ऑफ ऑपोजिंग रिएक्शन है, जो रेट है ऑपोजिंग रिएक्शन का, वो आपस में बराबर हो जाता है। रेट ऑफ ऑपोजिंग रिएक्शन इक्वल हो जाए, और इक्वल से ही आप याद रख सकते हो ना कि जो रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन वो इक्वल हो जाए, तो इक्वल को इक्विलिब्रियम से जाहिर किया जाता है। इसमें से कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल है जिसका लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल है? तो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल आपको नहीं, वाटर में नहीं, NH3, मीथेन में भी इतना नहीं होता, ये तो हो जाएगा बेरिलियम क्लोराइड के अंदर होता है, BeCl2। BeCl2 के अंदर जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। BeCl2 के अंदर एंगल 180 डिग्री होता है, तो लार्जेस्ट इनमें से यही है, बाकी ये सब 107 109 डिग्री वाले हैं, तो ये BeCl2 ये है 180 डिग्रीज। द वैल्यू ऑफ R यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट SI यूनिट के अंदर अगर देखी जाए तो क्या वैल्यू है हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट की SI यूनिट में? होती है 8.313 या 8.314, ठीक है ना। और SI यूनिट की बात की जा रही है, तो आप देखो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इधर आना पड़ेगा। 8.313 यहाँ पे आ गया न्यूटन मीटर और केल्विन मोल, और ये आ गया डिग्री सेल्सियस मोल। तो जाहिर सी बात ये है कि जो SI यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है, तो 8.3143, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल भी कहते हैं, पर ये आ जाएगा केल्विन मोल। 32, बोहर्स एटॉमिक मॉडल कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस चीज के साथ? बोहर्स एटॉमिक मॉडल कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस चीज के साथ? बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ, ठीक है ना, यानी कि कंफर्म बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। जबकि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम एक साथ किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन बता ही नहीं सकते। हम बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त किस पॉइंट पे मौजूद है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बोहर का एटॉमिक मॉडल सही है? तो याद रखो, बोहर का एटॉमिक मॉडल कॉन्ट्रडिक्ट करता है हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। 33, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अगर चार्ज को उसके मास से डिवाइड किया जाए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो विच वन इट वाज 33, क्वेश्चन नंबर 33 में चार्ज टू मास रेशियो की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 रेज टू दी पावर -31 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राम में दिया हुआ है, तो बेहतर ये कि हम इसको ग्राम के अंदर कर लें। तो ग्राम का मतलब हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी -28, ठीक है ना, 3 पावर माइनस करनी पड़ेंगी, ये हो जाएगा -31 की जगह पे -28, और जब इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो का आंसर आ जाएगा 1.75 10 रेज टू दी पावर 8, 10 रेज टू दी पावर 8 आएगा, और ये हो जाएगा कूलम पर ग्राम। ऑप्शन ढूंढना है, लो पहला ही है 1.75 10 रेज टू दी पावर 8 कूलम पर ग्राम। 34, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन। लो, इससे आसान क्या होगा यार, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप मतलब मान लो कि बहुत आसान है। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उन्हें कौन सा रिएक्शन कहते हैं? उन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा होता है।
द रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, रिमेन सेम रहता है, तो कोई बात ही नहीं हुई. मे इंक्रीज ऐसा नहीं है. जैसे जैसे हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता है, याद रखिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता रहता है. 36 फॉर गैशियस सिस्टम द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर सेम. अगर गैशियस सिस्टम के अंदर Kc और Kp सेम है तो इसका मतलब क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था दोनों का डिफरेंस होता है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर होंगे तो Kc Kp बराबर होता है. 37 हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर. जो हीट रिलीज होती है कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में बेसिकली क्या होती है? वो होती है डेल्टा एच. डेल्टा एच से जाहिर किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज 2 पाई बॉन्ड. अच्छा, पाई बॉन्ड ढूंढने पड़ेंगे इसमें ना, कि पाई बॉन्ड किसके अंदर आ रहा है हमारे पास. तो हैज 2 पाई बॉन्ड्स. अच्छा, मीथेन के अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है. C2H4 के अंदर मैंने बताया था पाई बॉन्ड मौजूद है. ठीक है जी. ऑक्सीजन में भी पाई बॉन्ड नहीं है. हाँ, हमारे पास नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड है. नाइट्रोजन के अंदर याद रखो, नाइट्रोजन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं. तो सिग्मा तो बहरहाल उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन याद रखो नाइट्रोजन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं. 39 नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ लॉ. बहुत ही बेहतरीन. से आसान क्या होगा? ये कहलाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जो 4 क्वांटम नंबर्स का सेट है वो सेम नहीं हो सकता. ठीक है ना, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए. अल्फा रेज क्या होती हैं? अल्फा रेज जो है वो बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं. हीलियम न्यूक्लियस होता है, जब रिएक्शन में भी हम हीलियम न्यूक्लियस ही लिखते हैं. 41 द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ. जो सरफेस टेंशन होती है किसी भी लिक्विड की वो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ लिक्विड पे. देखो नेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर से भी वेरी करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से भी वेरी करती है, बट अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करती. ज़्यादा हो कम हो, सरफेस टेंशन अपनी सेम रहती है. 42 डेफिनेशन है ये. टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर. आपस में मॉलिक्यूल्स एक जैसे अगर क्लिंग करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो इसे कोहिशन कहा जाता है. और अगर डिफरेंट सरफेसेस होती हैं तो एडेशन कहते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास क्लिंग टुगेदर, तो वो हो जाएगा कोहिशन. The number of waves travel per 1 centimeter. Number of waves divided by distance. Number of wave divided by distance basically बराबर होता है वेव नंबर के, जो कि हम लोगों ने जब स्टडी करा था बोहर एटॉमिक मॉडल, तो उससे आगे डेरिवेशन में भी मैंने आपको समझाया था. सो दैट्स ऑल. आई होप सारे एमसीक्यूज क्लियर होंगे. कोई परेशानी अभी बाकी है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज.